एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल डूइंग गुड। वेलकम टू माय चैनल अगेन गाइस। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। आई एम सॉरी, बहुत दिन से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किया है बिकॉज मैं अपने पढ़ाई में थोड़ी स्टक हो गई थी। बट येस, अब डेफिनेटली एक स्पेसिफिक दिन वीडियोस में आप सबके लिए अपलोड कर दी जाएगी। सो आज हम वो टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट वीडियोज़ मैंने आपको बताया था। तो आई होप सबने पहली सारी वीडियोज़ अभी तक देख ली होगी इतने दिन का गैप में। तो आई होप आप सबको वीडियोस पसंद भी आई होगी। एंड अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज हम पहले रिवीजन नहीं करेंगे, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले आज जो जिस टॉपिक पे मैंने छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करके तब एक बार फुल स्लाइड को एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए, हम लोग ने जहाँ छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर से फुल रिवीजन एक बार कर लेंगे ताकि आप लोगों को सब कुछ रिवीजन एक बार में हो जाए एंड ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना आए। तो आई होप लास्ट वाली सबने वीडियोस देख ली होगी। तो लास्ट वाली वीडियोस में मैंने यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था मेरे स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन में, और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, हम लोग आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। The terms of an offer should be clear so that there is no confusion where it is a valid offer or invitation to receive offer. तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो टर्म्स होता है ऑफर का वो इतना क्लियर होना चाहिए कि वहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ग्लिचेस ना हो कि ये पता करने में कि ये वैलिड ऑफ़र है या फिर सिर्फ एक इनविटेशन मिल रहा है ऑफ़र के लिए। ठीक, तो यहाँ पे कोई ऐसा ये कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए ऑफ़र के टर्म्स को पढ़ने के बाद। ओके, sometimes a party does not make an offer but simply proposes certain terms and invites the other party to make an offer and propose term. कभी कभी क्या होता है ना कि पार्टी जो होता है वो एक ऑफर नहीं देता, लेकिन ऐसे प्रपोज देता है, ऐसा प्रपोजल देता है पार्टी को कि और इस टाइप से प्रपोजल देता है पार्टी को कि वो चाहता है कि वो पार्टी खुद ही सामने से उस चीज़ के लिए वो ऑफर दे। His objective is to send out the invitation that he is willing to deal with any person. उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो इनविटेशन दे जिससे वो डील करना चाहता है, जिससे वो डील करने के लिए इच्छा रखता है। ऑन द बेसिस ऑफ सच इन्विटेशन, उस इन्विटेशन के बेसिस पे इज़ रेडी टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ हिम सब्जेक्ट टू फाइनल टर्म्स एंड कंडीशन। जिस इंसान से, जिस पर्सन से वो डील करना चाहता है, वो उस इन्विटेशन के थ्रू ही कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाए ताकि जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फुलफिल करने के साथ। तो इन्विटेशन टू ऑफर जस्ट लाइक ऐसा ऑफर, ये ऑफर नहीं है। लाइक आप किसी पर्सन को ना इनवाइट करो कि आप खुद मुझे आके ऑफर दो। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो मान लीजिए ए शॉपकीपर्स कैटलॉग ऑफ प्राइस इज़ नॉट एन ऑफर। एक मान लो कि ए जो है एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर अगर आपको प्राइस का कैटलॉग दिखाता है तो वो एक ऑफर नहीं है। जैसे कि आप ये सब छोड़िए, आप जैसे रेस्टोरेंट जाते हो तो आपको मेनू कार्ड मिलता है, राइट, कि हमारे रेस्टोरेंट में ये फूड आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे वो आपको ऑफर नहीं दे रहा, ही जस्ट इनवाइटिंग। वो आपको मेनू कार्ड दे के ये बोल रहा है कि आप इस फूड कैटलॉग्स में, जो भी फूड वैरायटी ऑफ फूड में, आप एक कोई स्पेसिफिक फूड कीजिए, फूड को चूज़ कीजिए जो आपको पसंद है, एंड आप उसी ऑफर, वो इन्विटेशन टू ऑफर, उस मेनू कार्ड के थ्रू आप ऑफर दीजिए। तो आप वहाँ पे ऑफर देते हो, जो वेटर आता है जो वेटर आता है आपका ऑर्डर लेने के लिए, आप उस वो मेनू जो है वो इन्विटेशन टू ऑफर है। ओके, और जो आप बोल रहे हो कि हाँ कि भैया आप मुझे पास्ता वगैरह कुछ भी अगर आपको पसंद है तो आप मुझे ये ला के दीजिए, तो आप उसको ऑफर दे रहे हो, फिर वो ला के देता है, तो आपका वहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बनता है। तो वो जो मेनू कार्ड आपको दे रहा है वो आपका इन्विटेशन टू ऑफर है, ताकि आप उसको पढ़ें एंड उसमें से कोई स्पेसिफिक आइटम जो आपको पसंद है आप उसको बोल करके उसको ऑर्डर दें। ये हो गया। और सेकेंड एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी दुकानदार, जैसे कि आप शॉप सब में जाते, टॉय शॉप में जाते होगे तो आप देखते हो कि बाहर से बहुत सारा टेडी बियर्स में प्राइस लगा रहता है, प्राइस बहुत सारा चिपका रहता है, एंड वहाँ पे उसमें वो अटैच करके रखा जाता है ताकि आप देखें कितना प्राइस मिल रहा है। तो वो जो है एक ऑफर नहीं होता, वो इसलिए लगाया जाता था कि आप उसको देखें, उस टेडी बियर्स को देखें एंड उस प्राइस को देखें, और आप अंदर जाएं और वहाँ से जाके आप वो गुड्स को लें, उस ऑफर दें उस आदमी को कि हाँ मुझे ये गुड्स चाहिए। तो ये इन्विटेशन टू ऑफर इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑफर। तो आगे भी इसका बहुत कुछ है जो हम लोग पढ़ेंगे।
अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ ऑक्शन सेल का। ऑक्शन सेल्स आपको पता ही होगा क्या होता है, जहाँ पे सेल में बीट किया जाता है, कुछ गुड्स को पुट किया जाता है उसमें, एंड जो बिडर्स होते हैं, जो बीट करने के लिए आते हैं, जो परचेज करने के लिए आते हैं उस गुड्स को, जिनका इंटेंशन होता है परचेज करने का, वो आते हैं एंड वो बोली लगाते हैं, राइट। तो इन ऑक्शन सेल द ऑक्शनरी डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ एनीवन हु अटेंड द सेल। अब आप ऑक्शन सेल में आप अगर जा रहे हो तो क्या पर्सनली आपका कॉन्ट्रैक्ट है? सपोज मैं आप ही का एग्जाम्पल लेके चलती हूँ कि आप कभी ऑक्शन सेल में जा रहे हो, तो क्या आप जो सेलर है, जो वो ऑक्शन कर रहा है, क्या आपके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसका पर्सनली? नो, यू डोंट हैव एनी पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट विथ हिम, राइट। तो द ऑक्शन इज ओनली एन एडवर्टाइजमेंट। जो ऑक्शन है ना वो एक सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है सेल करने के लिए, बट द आइटम्स आर नॉट पुट फॉर सेल, दो पर्सन हु हैव कम टू द ऑक्शन मे हैव द इंटेंशन टू परचेस। लेकिन अब मान लीजिए जैसे कि ऑक्शन में बहुत सारा गुड्स रखा गया है, ज़रूरी नहीं कि जितना भी गुड्स रखा गया है इसमें, अब जैसे कि मान लो बहुत सारा गुड्स रखा गया है उसमें, और ज़रूरी नहीं कि ये वो सारा आइटम सेल के लिए हो, वो ज़रूरी नहीं होता, चाहे आपका इंटेंशन हो या ना हो। वो ऑक्शन जो ऑक्शन है तो होता है, वो जिस एडवर्टाइजमेंट दिखाता है सेल का, वो भी एक इन्विटेशन टू ऑफर जैसे काम करता है। तो एडवर्टाइजमेंट टू सेल बट द आइटम्स आर नॉट पुट फॉर सेल। देखो उसमें जो आइटम्स होता है वो हर एक आइटम पुट नहीं होता सेल के लिए, वो ऑक्शनर जो ऑक्शन कर रहा है, जो सेलर है वो ऑक्शन जो कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है किस आइटम का वो ऑक्शन करेगा। ओके, दो पर्सन हु हैव कम, जो पर्सन उसमें टुगेदर हुए हैं, आए हैं, वो जरूरी उनका इंटेंशन भले ही खरीदना है उस गुड्स को, लेकिन क्या हर किसी का पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। उसमें से वो बोली लगाते हैं, बोली लगा जिसका हाईएस्ट बिड होता है उसी को वो गुड्स मिलता है। तो वो जो ऑक्शन है ना, ऑक्शन सेल में इन्विटेशन टू ऑफर होता है, वो डायरेक्टली ऑफर नहीं होता। अब है इन्विटेशन टू ऑफर के अंदर ही एक केस लो था हैरिस वर्सेस निकलसन का, जो 1873 में हुआ था। तो हम लोग पहले फैक्ट पढ़ लेते हैं क्या है। फैक्ट ऑफ द केस क्या है कि निकलसन जो डिफेंडेंट है एडवर्टाइज डिटेल्स ऑफ ए सेल ऑफ फर्नीचर बाय ऑक्शन। उसने एडवर्टाइजमेंट दे के यहाँ पे ऑक्शन हो रहा है, कोई भी लोकेशन का, कोई भी लोकेशन में ऑक्शन हो रहा है एंड जो इंटरेस्टेड वो आ सकते हैं, राइट। तो निकलसन ने ये दिया कि यहाँ पे सेल ऑफ फर्नीचर है थ्रू ऑक्शन के थ्रू। ओके, तो हैरिस जो प्लेंटिफ था, ओके, इस केस में प्लेंटिफ था, तो वो क्या करता है, वो उस फर्नीचर को लेने के लिए, परचेस करने के लिए वो इंटरेस्टेड रहता है, इसलिए वो उस प्लेस पे जाता है जिस प्लेस में ये ऑक्शन होने वाला है। सपोज दिल्ली में होने वाला है, तो वो मुंबई से, मान लो वो हैरिस जो है वो मुंबई में रहता है एंड दिल्ली में ये ऑक्शन होने वाला है, तो वो मुंबई से ट्रैवल करके दिल्ली जाता है एंड जब वहाँ पहुँचता है तो उसको पता चलता है कि सेल तो कैंसिल हो गया। तो जब इसको ये पता चलता है सेल कैंसिल हो गया, जितना भी एक्सपेंस जो लॉस हुआ वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इस बात से लेकर के ये गुस्सा हो जाता है, आई मीन ट्रिगर्ड हो जाता है एंड वो केस फाइल करता है अगेंस्ट निकलसन। बेसिस क्या है कि उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने सेल का बोला, उसने ऑफर दिया, हमने एक्सेप्टेंस दिया आ करके। उसका कहना ये था कि उसने ऑफर दिया सेल का फर्नीचर वो उसने बोला कि एडवर्टाइज किया कि हम यहाँ पे सेल करें, तो उसने सेल का ऑफर दिया और हमने आ करके वहाँ पे इसको ऑफर को एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर भी इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो केस आया कंक्लूजन का, जो फैक्ट आया, जजमेंट आया, कंक्लूजन जो फैक्ट आया केस का, वो था कि हैरिस फेल इन हिज एक्शन। जो हैरिस ने एक्शन लिया था अगेंस्ट निकलसन, उसने वो फेल हो गया। वहाँ पे कोई भी ऐसा ऑफर नहीं था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था, ठीक। द एडवर्टाइजमेंट वॉज नॉट एन ऑफर। जो एडवर्टाइजमेंट है वो ऑफर नहीं है, ओनली अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। वहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है। जैसे कि मान लीजिए अब बहुत सारे शहरों में डिस्प्ले लगाया जाता है जिसमें बहुत सारे गुड्स को डिस्प्ले किया जाता है कि हाँ ये आइटम, जैसे लाइक मोबाइल फ़ोन, आईफोन का, जिस वहाँ पे प्रचार दिखाता है, ऐड दिखाता है। इट्स नॉट लाइक कि वो आपको सेल करने के लिए रेडी है, आपको वो इसलिए दिखाता है ताकि आप उस चीज़ को देखें, आपको लगे कि हाँ मुझे भी खरीदना। आप जाएँ उस दुकान पे एंड आप उसको उस गुड्स के लिए आप अप्रोच करें, उस जो सेलर है उसको ऑफर दें, आप से ले। तो वो जस्ट एडवर्टाइजमेंट जो प्ले होता है, डिस्प्ले सब जो होता है, एडवर्टाइजमेंट जो टीवी सब में दिखाता है, वो जस्ट एक इन्विटेशन टू ऑफर जैसे काम करता है, नॉट वो डायरेक्टली ऑफर नहीं देता। आप उसको देखते हैं, उससे आप प्रभावित होते हैं कि हाँ मुझे भी चाहिए, आपको इंटरेस्ट लगता है, आप तब लेने जाते हो, उसे खरीदने जाते हो। सो इट वॉज नॉट एन ऑफर टू कॉन्ट्रैक्ट विथ एनी वन। यहाँ पे कोर्ट का कहना है कि यहाँ पे किसी के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, हु माइट एक्ट अपॉन इट बाय अटेंडिंग एक्शन। जिन्होंने भी ऑक्शन में जो प्रेजेंट थे, अपना दिखाया अटेंडिंग, हु माइट
एक्ट अपॉन इट द अटेंडिंग द ऑक्शन, मतलब कि उन्होंने ऑक्शन में आए तो उन्होंने दिखाया कि हम इंटरेस्टेड है, राइट। नॉट इट वॉज अ वारंटी दैट ऑल द आर्टिकल्स एडवाइज वुड बी पुट फॉर सेल। तो यहाँ पे कोई वारंटी या फिर कोई गारंटी नहीं दिया था, जो सेलर था वो उसने गारंटी नहीं दिया था, निकर्सन ने गारंटी नहीं दिया था कि जितना भी आइटम यहाँ पे दिखाया जाएगा, एडवर्टाइज जितना भी आर्टिकल्स एडवर्टाइज हुआ है वहाँ पे वो जरूरी नहीं कि सेल पे रखा जाए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हेंस हैरिस कुड नॉट रिकवर द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर। तो बाद में कोर्ट का जो जजमेंट था वो निकर्सन के फेवर में था, बिकॉज यहाँ पे हैरिस का जो जिस बेसिस पे उसने स्यू किया था वो गलत था। यहाँ पे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था पार्टी के बीच में, वो एडवर्टाइजमेंट दिया, वो इंटरेस्टेड था, वो गया उसमें, वो सिर्फ गया, तो वहाँ पे उसने एक्सेप्टेंस नहीं दिखाया, बस वो गया, उसने बस ऑफर दिया, उसने जा करके उसने ऑफर दिया, लेकिन अभी तक उसने एक्सेप्टेंस नहीं दिया। जब ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिला तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, ठीक। अब है ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर पे डिस्टिंग्विश, लेकिन उससे पहले हम लोग अभी तक ये इस पॉइंट तक जितना हम लोग ने पढ़ा उससे पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग से एक बार फिर से ऑफर का जो स्टार्टिंग पार्ट था ना उससे हम लोग रिवीजन करते हैं। तो मैंने आपको ऑफर का डेफिनेशन बताया था, आई होप सबको याद होगा। मैंने ऑफर का डेफिनेशन बताया था, जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है अपना विलिंगनेस कुछ दूसरे पर्सन को कुछ करने के लिए, कुछ करने से रोकने के लिए, सो एज टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ सच पर्सन, कुछ करने के लिए या फिर कुछ करने से रुकने के लिए, ताकि जिस पर्सन को वो दे रहा है, जिस पर्सन के सामने ये चीज़ कर रहा है, वो उस पर्सन उस एक्ट को या फिर उस सब्सटेंस को एक्सेप्टेंस दे दे, ठीक, उस चीज़ को वो एक्सेप्टेंस दे दे, उस एक्ट या एब्सटेंस को उसका एसेंट मिल जाए। जो पर्सन ये कर रहा है उसको ऑफर बोलते हैं। फिर से क्या पढ़ते हैं, जब एक पर्सन सिग्निफाइज, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर पर्सन, जब एक पर्सन अपना विलिंगनेस को सिग्निफाई करता है किसी दूसरे पर्सन के सामने, एंड टू अनदर पर्सन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए या कुछ करने से रुकने के लिए, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग सो एज टू ऑब्टेन द एसेंट। उसका पर्पस क्या होता है कि जो सामने वाला पर्सन जिसको हम दे रहे हैं ऑफर, वो हमको उस चीज़ को एक्सेप्टेंस दे दे, जो एक्ट हम कर रहे हैं, जो एब्सटेंस हम दे रहे हैं उसको वो एक्सेप्ट कर ले। किस चीज़ के लिए, एक्ट और एब्सटेंस के लिए, और जो पर्सन ये कर रहा है उसको हम लोग ऑफर देना बोलते हैं। तो पर्सन जो ऑफर दे रहा है उसको हम लोग ऑफरर, प्रपोजर या प्रोमिसर बोलते हैं। पर्सन जो एक्सेप्ट कर रहा है ऑफर को और जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसको हम लोग ऑफरी, प्रपोजर या प्रोमिसी बोलते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये आपका पहला का था, टू डू समथिंग, ओके, ये पहला वाला था, ये जो आपका जो पहला वाला ना टू डू समथिंग उसके लिए था, ये पॉजिटिव एक्ट के लिए था। एंड जो सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें मैंने ये वाला एग्जाम्पल दिया था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वाला, ये आपका एब्सटिनेंस के लिए था, नेगेटिव एक्ट के लिए था, ओके, नेगेटिव एक्ट के लिए था, वो आपका पॉजिटिव एक्ट के लिए था। अब मैंने आपको एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर बताया था, राइट। तो आज मैंने जो पॉइंट बताया था, आज जो मैंने पॉइंट कंप्लीट किया वो आपका लास्ट का थर्ड पॉइंट था। तो पहले हम लोग पढ़ लेते जल्दी से। तो पहला पॉइंट था रिवीजन में, ये पहला पॉइंट था कि ये कैपेबल हो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। आपको जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था स्टार्टिंग में, जब एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था, उसमें भी मैंने आपको ये टॉपिक बताया था, ये एसेंशियल बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। उसी तरह ऑफर में भी एक्सेप्टेंस, और उस एक्सेप्टेंस जो मिल रहा है उससे एक लीगल रिलेशनशिप, जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उससे एक लीगल रिलेशनशिप अराइज होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच में। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो वैलिड ऑफर नहीं होगा। जैसे सोशल इन्विटेशन अगर दे रहा है, आप अगर अपने फ्रेंड को दे रहे हो इन्विटेशन डिनर के लिए एंड वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो वहाँ पे अगर मान लो उसने एक्सेप्टेंस दे करके भी उसने ब्रीच कर दिया, नहीं आया, तो वहाँ पे कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ। आपका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो आप उसको जाके कोर्ट में स्यू करोगे, राइट। तो ये था आपका पहला एसेंशियल। सेकेंड है आपका इट मस्ट बी सर्टेन, डिफिनाइट एंड नॉट वैग। वो सर्टेन होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ किस चीज़ के लिए ऑफर दिया जा रहा है। तो वो वैग नहीं होना चाहिए, लाइक एज्यूमिंग टाइप का नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने ऑयल का, जिसमें ए ने ऑफर किया था बी को 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल, लेकिन किस टाइप का ऑयल दे रहा है वो यहाँ पे इंटेंशन नहीं देता, पता ही नहीं चलता किस टाइप का ऑयल दे रहा है, तो ये एक वैलिड ऑफर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जो सर्टेनिटी है वो पता ही नहीं ऑयल किस टाइप का है। तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि ऑयल किस टाइप का, तो ये सर्टेन है, सर्टेन नहीं है, डिफिनाइट भी बिल्कुल नहीं है, वैग है तो वो अनडिफिनाइट है, ओके।
फिर थर्ड था आपका ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफर कम्युनिकेटेड होना बहुत जरूरी है। ऑफरी अगर ऑफरी बिना कम्युनिकेशन के ऑफरी को एक्सेप्टेंस दे रहा, ऑफर को एक्सेप्टेंस दे रहा है, ऑफर को एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो वो वैलिड ऑफर नहीं होगा। मैंने इसके लिए एक एग्जांपल बताया था आपको, जैसे कि जिसमें मिसेस शर्मा ने अपना डायमंड नेकलेस खो दिया था, तो उसने अपना सर्वेंट को ऑर्डर दिया कि आप जा करके मेरा डायमंड नेकलेस को ढूंढिए। लेकिन जब ये सर्च में था, जब ट्रैस करा था वो नेकलेस को, तो उसने अनाउंस कर दिया जो भी मेरे नेकलेस को ढूंढेगा उसे हम 1000 रुपीज़ एज रिवार्ड देंगे। लेकिन सर्वेंट को इस ऑफर के बारे में पता नहीं था कि उसके जो मालिक है मिसेस शर्मा ने इस ऑफर को दिया है पब्लिक में। तो ये सर्वेंट इसको उस ऑफर के बारे में नहीं पता था, एंड वो ट्रेस कर लेता, फाइंड कर लेता उस नेकलेस को। तो उसने भले ही एक्सेप्टेंस दिया, लेकिन क्या उसके ऑफर के बारे में पता था कि ऑफर दिया था? नो, ही वॉज नॉट एवर अबाउट द ऑफर, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी वैलिड क्लेम नहीं किया जा सकता है कि ये वैलिड ऑफर नहीं बन सकता। ये वैलिड एक्सेप्टेंस या फिर वैलिड ऑफर, ये कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस दिया वो वैलिड ही नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब आपको पता ही नहीं है कि शर्मा जी अपना हाउस बेच रहे हो, आप उस चीज़ को एक्सेप्टेंस कैसे दोगे, राइट। तो यहाँ पे जो उसने क्लेम किया तो वो रिकवर नहीं कर सका, बिकॉज उसको पता ही नहीं था कि ऑफर आया है। उसने एक्सेप्टेंस तो दिया, लेकिन इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर। तो मैंने आपको बताया भी था, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर इज नो एक्सेप्टेंस एंड डज नॉट कन्फर एनी राइट ऑन द ऑफर। जो एक्सेप्टेंस अगर दे रहा है, एक्सेप्टेंस अगर कोई ऑफर को दे रहा है कोई पर्सन, लेकिन उसको उस ऑफर को बिना जाने ही, तो वो कोई एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा और कोई भी राइट कन्फर्म नहीं करेगा, मतलब कोई भी राइट नहीं मिलेगा ऑफरी के पास। ओके, सेम केस लॉ था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, जिसमें गौरी दत्त का जो नेफ्यू है वो खो जाता है और लालमन जी उनको ढूंढने जाते हैं। इधर पीछे से गौरी दत्त उन्हें पब्लिक में अनाउंस कर देती, जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढेगा उसे हम 500 रुपीज़ एज रिवार्ड देंगे। लेकिन लालमन जी को इस ऑफर के बारे में पता नहीं होता, एंड वो उस नेफी को ढूंढ के ले आता है। जब लेटर ऑन उनको उस ऑफर के बारे में पता चलता है तो वो क्लेम करते हैं, बट वो वैलिड नहीं होता, बिकॉज उन्होंने सेम चीज़ किया। तो ये लाइन मैं अभी भी बता रही हूँ आप सबको, ये लाइन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर जब ये आंसर लिखोगे ना, ये लाइन को प्लीज़ इंक्लूड करना, बिकॉज ये आपको आपके आंसर को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंड मोर अट्रैक्टिव बनाएगा। ओके, तो लालमन शुक्ला वर्सेस भी सेम एग्जाम्पल जिस के बेसिस पे है, तो जस्ट सेम एग्जाम्पल। एंड आपको अगर डिटेल में पढ़ना तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियोस प्लीज देख लीजिएगा। फिर इंटेंशन टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब जैसे कि ऑफर का डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो भी एक्ट एंड एब्सटेंस कर रहा है उसको वो उसका पर्पस होता है कि सामने वाला पर्सन से उसको एक्सेप्टेंस मिले। तो ऑफर को एक्सेप्टेंस अगर मिलेगा ही नहीं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, राइट। तो वैलिड एग्रीमेंट नहीं बनेगा, राइट। तो ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एज द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी, मतलब दूसरे पार्टी का एसेंट उसका मिलना बहुत जरूरी जिसको वो दे रहा है, एंड नॉट मेरली विद अ व्यू टू डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन टू मेक ऑफर। लाइक सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर नहीं होना चाहिए कि हाँ आपको दे रहे हैं। जैसे कि वर्मा जी ने बोला कि शर्मा जी को शर्मा जी यार मैं ना घर बेचना चाह रहा हूँ 10 लाख रुपीज़ में। तो वर्मा जी को लगा कि ये तो ऑफर दे रहा मुझे। तो नेक्स्ट डे वो पहुंच गया वर्मा जी के पास, बोला कि लीजिए 10 लाख रुपया आपने मैं घर दे दिया। तो बोलता है नहीं वर्मा जी फिर वहाँ बोलते हैं कि नहीं मुझे तो घर बेचना ही नहीं है। तो यहाँ पे शर्मा जी क्लेम नहीं कर स्यू नहीं कर सकते वर्मा जी को, बिकॉज उन्होंने तो बस अपना इंटेंशन जाहिर किया था कि मुझे घर बेचना है। ऐसा कोई पर्पस उसे ऑफर नहीं दिया था, इंटेंशनली ऑफर नहीं दिया था उनका एक्सेप्ट। वहाँ पे कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि आप शर्मा जी उन्हें एक्सेप्टेंस दे। तो वो ऑफर तभी कंस्टिट्यूट बनेगा सही ऑफर जब उसमें एक्सेप्टेंस करने का इंटेंशन हो, राइट। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ दिया था इस टाइप का कि ए ने बी को बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ 2018 तक। ओके, 18 तक में हम शादी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई वो करना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसको हाँ ही कर दे। तो बी यहाँ पे इसका इंटेंशन नहीं है कि बी उससे हाँ ही कर दे, इस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस दे कि हाँ चलो मैं तुमसे शादी करूँगी, तो वैसा नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए वो फर्दर ये ऐड कर देता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ 2018 तक, क्या मुझसे तुम शादी करोगी। तो अब यहाँ पे ये लग रहा है कि हाँ ही इज गिविंग ऑफर टू बी, राइट। ए इज गिविंग ऑफर टू बी कि आप प्लीज़ मुझसे शादी करो, मैं आपसे शादी करना चाहता। तो वहाँ पे वो एक ऑफर बन रहा है एंड एक्सेप्टेंस वो मिल सकता है इस ऑफर को। फिर है वो कंडीशनल हो सकता है, कोई कंडीशन के बेसिस पे हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकता है। लेकिन एक्सेप्टेंस कभी कंडीशनल नहीं हो सकता। ऑफर कंडीशनल हो सकता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, ए ने ऑफर दिया बी को कि अगर तुम मुझे पेमेंट करोगे हाफ,
इफ़ ही मेक्स हाफ पेमेंट इन एडवांस, अगर हाफ पेमेंट एडवांस में कर दोगे तो तभी मैं तुम्हें गुड सेल करूँगा। तो अगर बी को गुड चाहिए तो ही हैव टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ ए, राइट। जो कंडीशन उस कंडीशन को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये 5th पॉइंट था, इट मे बी कंडीशनल। 6 है ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म द नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऑफर में ऐसा कोई भी टर्म नहीं हो जिसका अगर फुलफिलमेंट अगर हम लोग नहीं करते तो वो एक्सेप्टेंस हो जाए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ए ने ऑफर दिया था सेल करने के लिए अपना गाय बी को 5000 में। उसने साथ साथ ये बोला अगर तुमने ऑफर मंडे तक रिजेक्ट नहीं किया तो मैं ये समझ लूँगा तुमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एक वैलिड ऑफर नहीं है, बिकॉज रीजनेबल टाइम इसको भले मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ए ऐसा नहीं बोल तुम अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे, मंडे तक रिजेक्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हम समझ लेंगे तुमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। ऐसा अगर करेगा तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा, एक्सेप्टेंस नहीं होगा। वन कैन नॉट से दैट, यहाँ पे लिखा हुआ ना दस वन कैन नॉट से दैट इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड बाय सर्टेन टाइम तक अगर एक्सेप्टेंस नहीं कम्युनिकेट होगा तो वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो वो नेगेटिव कंडीशन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। फिर आपका 7th पॉइंट, वो स्पेसिफिक हो सकता है, जनरल हम लोग किसी स्पेसिफिक पर्सन को दे सकते हैं या फिर जनरल पब्लिक को दे सकते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक, जैसे कि मान लीजिए ए ने ऑफर दिया बी को हाउस सेल करने के लिए 10,000 में। अब ए ने ऑफर दिया कि जो भी मैं घोड़ा ढूंढ के लेके आएगा 200 रुपीज़ उसको रिवार्ड मिलेगा। तो यहाँ पे सबको उसने ऑफर दिया, कोई भी ढूंढ के ला सकता है, कोई स्पेसिफिक पर्सन को नहीं दिया। तो ये आपका स्पेसिफिक हो गया, आपका जनरल हो गया। फिर है ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफर आप रिटर्न या फिर ओरली दे सकते हो, टेलीफोन के ऊपर दे सकते हो, लेटर में दे सकते हो, या फिर इम्प्लाइड अपने एक्शंस के थ्रू भी ऑफर दे सकते हो। जैसे कि एक शर्मा जी ने ऑफर दिया वर्मा जी को अपना कि मैं तुम्हें अपना 2 लाख रुपया में घर बेचूंगा, तो वर्मा जी ने एग्री कर लिया, यहाँ पे ओरली बोला या फिर रिटर्न में दे दिया, ठीक। तो ये एक्सप्रेस ऑफर है जो ओरली या रिटर्न में हो। अब जैसे कि मान लीजिए एक बॉय जो है वो क्लीन करने लगता है कार, जो ट्रैफिक सिग्नल में जो कार स्टॉप रुका हुआ है उसको वो क्लीन करने लगता है बिना किसी पूछे से, बिना कार के ओनर से पूछे के। ओके, इन सच सर्कमस्टांसेस एनी रीजनेबल मैन कुड गैस दैट ही एक्सपेक्ट। उस टाइप का सर्कमस्टांसेस में कोई भी रीजनेबल पर्सन जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस का है वो ये गैस कर सकता है कि हाँ इसे पैसा चाहिए इसीलिए वो काम कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो बस ऐसे फ्री में कर रहा है, तो उसको इस चीज़ के जो दे रहा है सर्विस उसके लिए उसको मनी भी चाहिए। वो चाहता है कि आप उसको इस चीज़ के लिए पे करें। तो वहाँ पे इम्प्लाइड ऑफर हो गया, वो अपने एक्शन से दिखाया कि हाँ मैं आपको ऑफर दूँ ना, आपने एक्सेप्टेंस, आप मुझे पैसा देकर उसको एक्सेप्ट करो। फिर एन ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम, एक ऑफर डिफरेंट होना चाहिए। पहला कि स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, आप प्राइस को अगर स्टेट करें वो ऑफर नहीं होता। तो जैसे कि प्राइस ऑफ लिस्ट ऑफ गुड्स, अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, आपका वहाँ पे प्राइस का लिस्ट दिखा रहा है कि ये पनीर टिक्का इतना दाम, पनीर छोला भटूरा इतना दाम, ये वो मतलब आप कुछ फूड स्टॉल बता रहे हो, तो फूड स्टॉल पे जा रहे हो तो वहाँ पे बताना है पनीर टिक्का इतना दाम, ऑमलेट इतना दाम, ये वो जो फूड आइटम्स है इतना दाम, प्राइस दिखाता है वहाँ पे मीनू में। तो वो एक ऑफर नहीं होता, प्राइस स्टेटमेंट एक प्राइस को सिर्फ दिखाना वो एक ऑफर नहीं होता। ओके, कोटिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट कंस्टिट्यूट इट एज एन ऑफर। प्राइस को कोट कर देना वो ऑफर नहीं, एक वैलिड ऑफर में कन्वर्ट नहीं होगा। इसी में एक सेम केस आया था हैरी वर्सेस फेसी का, जिसमें कि हैरी ने टेलीग्राम किया था फेसी को कि तुम मुझे अपना बम्पर हॉल पेन बेचोगे, एंड ये साथ साथ ये भी स्टेट करवाने के लिए बोला था कि टेलीग्राम को लोएस्ट का प्राइस क्या है उसे आप यहाँ पे स्टेट कर दो। लेटर ऑन फेसी ने फिर रिप्लाई किया टेलीग्राम के थ्रू कि लोएस्ट प्राइस जो होता है बम्पर हॉल का वो $900 है, सॉरी £900 है। तो उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जो हार्वे ने फेसी को दिया था थ्रू टेलीग्राम। तो हार्वे ने क्या किया, इमीडिएटली उसने एक फिर से मैसेज भेजा कि ठीक है मैं हम आपका बम्पर हॉल पेन खरीदने के लिए रेडी हैं। लेकिन फेसी क्या करती है, फिर बाद में उस बोलती है कि मैं नहीं सेल करना चाहती इस प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे हार्वे ने जो इशू क्रिएट हुआ था कि हार्वे ने सेल ऑफर दिया एंड लाइक हार्वे ने जस्ट स्यू कर दिया कि इसने ऑफर दिया एंड बाद में उसने एक्सेप्टेंस करने से मना कर दिया एंड उसने रिजेक्ट कर दिया ऑफर को। तो हार्वे स्यूड फेसी क्लेमिंग दैट बाय कोटिंग द मिनिमम प्राइस इन रिस्पॉन्स टू द इंक्वायरी। उसने हार्वे ने ये बोल के स्यू किया कि इसने मिनिमम प्राइस जो है था वो प्रॉपर्टी का उसने कोट करके मुझे भेज दिया था इंक्वायरी के रिस्पॉन्स में। फेसी हैड मेड एन ऑफर टू सेल, तो इसका मतलब ये है कि फेसी ने मुझे ऑफर दिया कि वो प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए रेडी है।
सेम प्राइस जो डिस्कस हुआ है उन दोनों के बीच में। कंक्लूजन आया केस का कि हार्वे हैड आस्क्ड 2 क्वेश्चन, हार्वे ने 2 क्वेश्चन पूछा पहला, बट 2 क्वेश्चन पूछा था ना, बट फेसी रिप्लाइड ओनली टू द सेकंड क्वेश्चन, फेसी ने सिर्फ सेकंड क्वेश्चन में रिप्लाई किया था। आप अगर देखोगे ध्यान से तो हार्वे ने 2 क्वेश्चन पूछा था, हार्वे ने यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा था। पहला कि विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, पहला क्वेश्चन ही उसने रिप्लाई नहीं दिया, वहाँ तो उसको रिप्लाई देना चाहिए था। हाँ, पहला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा, उसको 2 क्वेश्चन का रिप्लाई देना चाहिए था। पहला कि अगर वो रेडी होती सेल करने के लिए तो उससे पहले रिप्लाई करना पड़ता है यस वी आर रेडी टू सेल, हमारा जो बम्पर हॉल का पेन है, सॉरी बम्पर हॉल पेन का जो प्राइस है, लोएस्ट कैश प्राइस वो इतना है, $900 है, 900 पाउंड है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ उसने स्टेटमेंट दिया ही नहीं, बस उसने प्राइस को कोट कर दिया। तो प्राइस कोट करना इज नॉट एन ऑफर, कंस्टिट्यूट ऑफर वो ऑफर में नहीं बदलता। तो इसीलिए यहाँ पे जो फेवर आता है केस का वो फेसी के फेवर में आता है, फेसी के फेवर में आता है केस का जजमेंट। तो सेकेंड है आपका मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, इंटेंशन को स्टेट करना वो नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना एग्जांपल, जिसमें वर्मा जी ने शर्मा जी को बोला कि यार वर्मा जी मैं अपना घर सेल करना चाहता हूँ 10 लाख रुपीज़ में, तो उसने बस इंटेंशन जाहिर किया कि हाँ हम अपना घर सेल करना चाहते हैं 10 लाख रुपीज़ में। उसने ऑफर नहीं दिया शर्मा जी को कि हाँ शर्मा जी आप मेरा घर खरीद लो 10 लाख रुपीज़ में। उसने पर्पसली जानबूझ के आई मीन इट्स स्पेसिफिकली ये तो डिनोट करके नहीं बोला ना कि आप मेरा घर खरीद लो, बस एज अ मेयर स्टेटमेंट उसने बस इंटेंशन दिखाया कि हाँ मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ। तो कब बेचना है, कब क्या करना है, वो उसके ऊपर डिपेंड है, राइट। तो टर्म्स ऑफ ऑफर इट शुड बी क्लियर दैट देयर इज नो कंफ्यूजन वेदर इट इज अ वैलिड ऑफर और मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। तो ऑफर जो दे रहे हैं वो उसका टर्म्स क्लियर होना चाहिए, ये पता हम लोग कर सकें कि वो जो ऑफर दे रहा है वो वैलिड ऑफर है या फिर जो टर्म्स है उस ऑफर में वो एक ऑफर है या फिर सिर्फ स्टेटमेंट है इंटेंशन का। Sometimes a person declares that he has the intention to do something, but this does not amount to an offer. जैसे कि वर्मा जी ने शर्मा जी को बताया ना कि मुझे 10 लाख रुपए में बेचना है घर, वो कब बेचना चाहते हैं वो नहीं बताया, राइट। तो वहाँ पे कुछ सिर्फ इंटेंशन बताया कि हाँ मैं करना चाहता हूँ। जैसे कि कभी कभी आप बोल रहे हो ना यार मुझे ये करने का मन कर रहा है, तो आप इंटेंशन दिखा रहे हो कि हाँ मुझे करना है। आप पर्पसली आप नहीं भी करोगे चलेगा, तो आप ऐसा है, ओके। तो वहाँ पे बस इंटेंशन दिखा, ऑफर नहीं दे रहा इस चीज़ के लिए। सच स्टेटमेंट मेनली इंडिकेट द इंटेंशन दैट एन ऑफर विल बी मेड इन फ्यूचर। तो उस टाइप का स्टेटमेंट ये ज़्यादा तो मेनली ये बताता है कि कॉमनली ये बताता है कि जो इंटेंशन है, इंडिकेट द इंटेंशन ऑफ दैट एन ऑफर विल बी मेड इन फ्यूचर। ये इंटेंशन बताता है कि ये जो ऑफर है वो फ्यूचर में होगा या फिर बाद में इसको फ्यूचर में इन्वाइट किया जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि फादर रोट हिज सन अबाउट हिज विश ऑफ मेकिंग हिम द ऑनर ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टीज मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। फादर विश रोट एक सन को एक लेटर लिखा लिए जताते हुए कि मैं तुम्हें अपना प्रॉपर्टी का मालिक बनाना चाहता हूँ। ही वॉज जस्ट इंटेंशन था उसका करना, वो ऑफर नहीं दे रहा कि हाँ तुम्हें मैं मालिक बनाना, तुम उसे एक्सेप्ट कर लो, ओके। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, आपको पहले देखना है कि जब आप भी केस स्टडीज आपके लेवल पे बहुत आएंगे, ओके। तो केस स्टडी में जब भी आते हैं ना क्वेश्चन, उसका भी आपको देखना है कि जो दिया हुआ स्टेटमेंट वो एक वैलिड ऑफर कन्वर्ट कर रहा है कि वो एक स्टेटमेंट तो नहीं, सिर्फ वहाँ पे सिर्फ दिखाया तो नहीं जा रहा। आपको एसेंशियल जो है अगर उसमें वैलिड ऑफर का रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट का रहेगा तो वो वैलिड ऑफर कंस्टिट्यूट होगा। फिर मैंने आपको बताया इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, जो अभी मैंने आपको बताया कि कभी कभी क्या होता है ना कि आप सिर्फ इन्वाइट करें ऑफर का, जैसे एडवर्टाइजमेंट उससे अगर आता है कुछ ऐड में, तो वो सिर्फ आप देख रहे हो मैगी का सेल जैसा आता है एग्जाम ऐड टीवी पे, ओके। तो वहाँ पे ऐड दिखाया, वो आपको ऑफर नहीं दे रहा टीवी में आप आकर के मेरी दुकान में, तो आप जैसे कि आपको टीवी को छोड़िए, जैसे कि आप शहर एरिया में देख रहे होगे बहुत सारा वहाँ पे डिस्प्ले किया था, बहुत सारा टीवी स्क्रीन पे, लार्ज टीवी स्क्रीन पे वहाँ पे डिस्प्ले होता है बहुत सारा ऐड, तो वहाँ पे बस ऑफर दे रहा है कि आप इस ऐड को देख के आप उससे प्रभावित हो और आप जाकर के सेलर के पास उसको ऑफर दें, उस चीज़ को खरीदें। वैसे सेम तरह मीनू कार्ड, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो मीनू कार्ड जो देता है आपको वेटर, वो आपको इसलिए देता था कि आप उस डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फूड में अपना फेवरेट फूड को आप चूज़ करके आप उसमें ऑफर दें एंड वो आपके लिए ला करके दें, ओके। तो ये वैलिड ऑन ऑफर का ये जो पॉइंट है इट्स वेरी एसेंशियल, ओके। ऑक्शन सेल का भी मैंने बताया आपको कि ऑक्शन सेल्स में जो
जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता सेल का। यहाँ पे आप बस जाते हो, आप वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अगर दे रहा है कि हम ऑक्शन सेल के थ्रू कुछ आर्टिकल सेल करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपको सारा आर्टिकल सेल भी कर दे। और आप अगर आपको रिजेक्ट भी करा तो वहाँ पे आप जैसे कि आप गए दूसरे प्लेस, मूव किए दूसरे प्लेस गए, ट्रैवल करके आप गए ऑक्शन सेल में, लेकिन आप देख रहे हो कि कैंसिल हो गया, तो आप उस बेसिस पे नहीं कर सकते कि इसने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था लेकिन इसने ब्रीच कर दिया, बिकॉज यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। आपको उसने ऑफर दिया, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसने इन्विटेशन दिया कि आप यहाँ पे आओ और आप बिड लगाओ, और अगर आपका हाईएस्ट बिड होगा तो हम एक्सेप्ट करके देंगे। तो ऐसा है, ओके। तो ये इन्विटेशन टू ऑफर का पार्ट है, ओके। सेम केस लॉ था हैरिस वर्सेस निकर्सन का, जिसमें ये ऑक्शन सेल्स का ही रिलेटेड कुछ कोर्स है, जिसमें केस था, जिसमें मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में इसको समझा दिया था। तो निकर्सन ने जिसमें एडवर्टाइज किया था कि वो सेल करेगा फर्नीचर बाय ऑक्शन के थ्रू। हैरिस जो था वो गया था, लेकिन पता चला उसको लेटर ऑन कि सेल कैंसिल हो गया, तो उसने स्यू किया कि इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ, जो ट्रैवलिंग लॉस था उसको इसको वापस देना पड़ेगा। तो कंक्लूजन आया कि इसका कि यहाँ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। द एडवर्टाइजमेंट वॉज नॉट एन ऑफर, एडवर्टाइजमेंट ऑफर नहीं था, सिर्फ एक स्टेटमेंट था, मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन कि आप आओ, और आपने एडवर्टाइजमेंट को देखा, आप बस गए, तो आपने जस्ट उस इन्विटेशन टू ऑफर जिससे काम करता है, आप गए तो आप गए, अब आपने बस वहाँ जाके दिखाया है अपना इंटेंशन कि हाँ मैं इस चीज़ को लेने में इंटरेस्टेड हूँ। अब अगर आप वहाँ पे बिड करोगे, आप अगर हायर गया तो आपका, लेकिन यहाँ पे तो कैंसिल हो गया था, तो आप भले ही ऑफर दिया, वहाँ पे उस ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला ही नहीं, वो सेल हुआ ही नहीं, तो कैसे एक्सेप्टेंस तो मिला ही नहीं इस ऑफर को, तो इसलिए ये जो हैरिस था वो हार गया था। ठीक है, अब डिस्टिंग्विश है, इसे कर लेती हूँ। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। डेफिनेशन ऑफर का मैंने आपको बता ही दिया है कि जब एक पर्सन अपना विलिंगनेस किसी और पर्सन को दिखाता है कुछ एक्ट के लिए या फिर कुछ करने से रोकने के लिए, एंड वो चाहता है कि इस चीज़ के लिए वो आदमी जिस पर्सन को वो दे रहा है एक्ट और एब्सटेंस का, जिसके सामने ये प्रेजेंट करा, वो उसको एसेंट दे दे, एंड तभी वो वैलिड ऑफर कंस्टिट्यूट करेगा। इन्विटेशन टू ऑफर एक ऑफर नहीं होता, ओके, बट एन इंडिकेशन ऑफ ए पर्सन विलिंगनेस टू नेगोशिएट ए कॉन्ट्रैक्ट। बस इसमें एक पर्सन का ये होता है, इंडिकेशन होता है कि हम ना इस आप कॉन्ट्रैक्ट में आइए, हम आपके साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं। इंडिकेट करा कि आप जस्ट, वो विलिंगनेस नहीं होता कि हम ऑफर करना चाहते, बस इनविटेशन होता है कि बस वो चाहता है कि आप सामने से ऑफर दें, ओके। फिर पर्पस होता है कि ऑफर इज मेड विद एन ऑब्जेक्टिव टू गेट एक्सेप्टेड। ऑफर जो यहाँ पे दिया जाता है वो सिर्फ इस पर्पस से दिया जाता है कि आप उसको एक्सेप्टेंस दे दें। इन्विटेशन टू ऑफर जो होता है वो is made to get an offer, ऑफर मिले आपको, इन्विटेशन टू ऑफर मिले when responded by the party to whom it is made। अब जैसे कि इन्विटेशन टू ऑफर, जैसे कि आपको मीनू कार्ड ला के देता है, ओके, रेस्टोरेंट वाला, तो आप वो मीनू कार्ड ला के देता है इस पर्पज से कि आप उसमें से अपना फेवरेट फूड देख करके आप उसको बोलें कि हाँ आप मुझे ये पनीर टिक्का चाहिए, आप मुझे ला के दो, तो वो आपका इन्विटेशन टू ऑफर हो गया। पर्पज उसका ये रहता है कि आप सामने से ऑफर दें, जिसको इन्विटेशन टू ऑफर दिया गया ना, वो सामने से उसको ऑफर मिले उसको। फिर डिफाइन इन सेक्शन 2A, ओके। तो अभी फाउंडेशन लेवल पे आपको सेक्शन उतना मैटर नहीं करता, लेकिन यस अभी अगर आपको सेक्शन याद रहना चाहिए तो बेटर रहेगा, लेकिन आप सेक्शन पे उतना ध्यान में दीजिए, आपको इंटर लेवल पे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेक्शन 2 क्लॉज A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन है। ये क्लॉज यहाँ पे क्यों बोला गया, सबसेक्शन क्या है, वो आपको लेटर ऑन हम इस नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो उसके लिए हम आपको बना देंगे। फिर इन्विटेशन टू ऑफर को ना लैटिन फ्रेज में इन्विटेशन एड ऑफरेंडम बोला जाता है। इन्विटेशन एड ऑफरेंडम का मतलब होता है इनवाइटिंग एन ऑफर, ऑफर को इनवाइट करना, मतलब इन्विटेशन टू ऑफर, ओके। फिर एक्सेप्टेंस, ऑफर बिकम्स एन एग्रीमेंट व्हेन एक्सेप्टेड। जब ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता है तो वो एग्रीमेंट मिल जाता है। तो एग्रीमेंट का आपको डेफिनेशन भी याद होगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस is equal to agreement. An invitation to offer becomes an offer when responded by the party to whom it is made। जब जिस पार्टी को इन्विटेशन दिया जाए ऑफर के लिए, जब उस चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्ड करता है ना, तो वो ऑफर बन जाता है। जैसे कि मैंने आपको एक मीनू कार्ड का एग्जाम्पल बताया था, मीनू कार्ड का एग्जाम्पल बताया था कि आपको आप जाते हो रेस्टोरेंट में, जब आप उस मीनू कार्ड को लेते हो तो वो आपको इनविटेशन दे रहा है ऑफर के लिए कि आप उस चीज़ को लो, एंड आप जब उस मीनू कार्ड के बेसिस पे आप ऑर्डर दो, जब आप ऑर्डर देते हो तो आपने
इनविटेशन को ऑफर पे आपने रिएक्ट किया, राइट, आपने रिएक्ट किया तो इसलिए वो ऑफर बन गया। ओके, आपका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, तो मैंने आपको पहले भी बताया स्टार्टिंग में, वैलिड एसेंशियल ऑफर के वैलिड एसेंशियल के टाइम में कि ऑफर लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब अगर जब करना लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए बिटवीन द पार्टीज, तो लीगल ऑब्लिगेशन एंड कॉन्सिक्वेंस अराइज हो गई। लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता, पार्टीज को लीगली नहीं बाइंड करता। ओके, क्योंकि वहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कोई कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं, तो लीगली कैसे बाइंड करेगा, राइट। अब एग्जांपल, जैसे कि ए ने ऑफर दिया बी को कि मैं तुम्हें अपने 10 लाख रुपीज़ में अपना कार बेचूंगा, और बी एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को, तो वो ऑफर हो गया। ओके, लेकिन मान लो जैसे कि ए एक बुक सेलर, ओके, और बी एक बुक डीलर है। ओके, बुक डीलर है, तो अब बी बोलता है, बी ना उसको कोटेशन भेजता है, प्राइस का कैटलॉग भेजता है बुक्स का, इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ वेरियस बुक्स। उसने कैटलॉग भेजा, आप पेंट, अच्छा ठीक है, चलिए बुक को एक सेकंड साइड में रख के पेंट वाला एग्जांपल देते हैं। आप अगर कोई पेंट के दुकान में जाओगे तो आपको वो वेरियस टाइप का पेंट दिखाता है, राइट, वेरियस टाइप का पेंट दिखाता है, कैटलॉग दिखाता है पेंट्स का कि आप इस टाइप का पेंट आप करवा सकते हो घर में, बहुत सारा डिफरेंट कलर्स का वो पेंट रहता है। तो वो कैटलॉग से क्या देता है, आपको इन्विटेशन देता है ऑफर, क्योंकि आप उस वेरियस पेंट, जो डिफरेंट कलरफुल पेंट्स है ना, ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव पेंट्स जो आप अपने घर में यूज़ करना चाहते हो, उसको आप ले करके आप लो और आप सिलेक्टेड जो आपको पसंद आए, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, आप उसको चूज़ करके आप उसको बोलो कि हाँ मुझे इस टाइप का पेंट, ये कलर का पेंट चाहिए, ठीक, तो ये वाला पेंट चाहिए, तो आपको वो दे देगा। तो आप यहाँ पे इनविटेशन टू ऑफर का ये एग्जांपल है कि आपको वो पेंटर के दुकान वाले ने कैटलॉग दिया बहुत सारा, जिसमें बहुत सारा पेंट रहता है, पेंट का पिक्चर्स रहता है, जिसमें कि दिखाता है कि हाँ ये कलर उसके पास अवेलेबल भी रहता है। तो वो आपको बोलता है, आपका उसका इंटेंशन ये होता है कि आप सामने से उसे बोलो कि मुझे ये पेंट चाहिए, वो आपको आप मतलब सामने से दो, तो मतलब वो इन्विटेशन दिया उस कैटलॉग के थ्रू, एंड आपने पेंट का नाम बता के कि हाँ पेंट का कलर बता के आपने उसे दे दिया, तो वो आपका ऑफर हो गया, एंड उस पेंट का आप जब आपको मिला तो वो एक्सेप्टेंस हो गया। तो ये आपका था डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। तो एग्जाम में ना इस टाइप का क्वेश्चन आता है, केस स्टडीज इसमें बहुत सारा है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा कि आपको ध्यान से देखना होगा, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑफर, जब भी ऑफर का रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको एक एक चीज़, कॉन्ट्रैक्ट देखिए लॉ में क्या होता है ना कि हर एक वर्ड आपको पता होना चाहिए कि अच्छा अगर एक पॉइंट आपको, अगर एक क्वेश्चन में आपको, अगर एक प्रोविजन में अगर आपको बहुत सारा पॉइंट बताया गया ना, तो जरूरी नहीं कि वो एक क्वेश्चन में हर एक पॉइंट का कंप्लाई हो ही जाए। अगर एक क्वेश्चन में बहुत सारा एक प्रोविजन में बहुत सारा पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए वैलिड एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि उसमें बहुत सारा पॉइंट रहता है कि आपको ये कंप्लीट करना पड़ता है, आपको लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, पार्टीज होना चाहिए, तो आपका कोई अगर क्वेश्चन देता है उससे रिलेटेड, जरूरी नहीं कि हर एक जो फीचर्स है, हर एक जो एसेंशियल एलिमेंट है वो उस क्वेश्चन में प्रेजेंटेड है। तो आपको अच्छे से एग्जामिन करना पड़ेगा क्वेश्चन, तभी आप उसको आंसर कर पाओगे, वरना मिस्टेक्स बहुत होते हैं इस चीज़ में। तो यही सारे केस स्टडीज़ की जगह मैं केस स्टडीज़ की भी वीडियोज़ लेके ज़रूर आऊँगी जल्दी, लेकिन पहले से हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका लास्ट स्लाइड ये है कि फॉलोइंग आर इंस्टेंस ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर टू बाय सेल्स। तो बाय और सेल करने के लिए कुछ इन्विटेशन है, लाइक इन्विटेशन टू ऑफर है, ओके, लाइक जैसे मान लीजिए इन्विटेशन बाय कंपनी टू द पब्लिक, जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे कि कोई पब्लिक कंपनी इशू करता है शेयर्स, ओके, तो पब्लिक जब इशू करता है शेयर्स पब्लिक को, तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करता है, राइट, प्रोस्पेक्टस इशू करता है, वो प्रोस्पेक्टस देख करके, जिसमें प्रोस्पेक्टस में कंपनी के हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता है कि कंपनी कैसा है, इसका प्रॉफिट, हर एक चीज़ बताया जाता है, जो आप अभी नहीं, आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे और इंटर में जाकर के आपको पढ़ने के लिए मिलेगा प्रोस्पेक्टस का पूरा डिटेल, ओके। तो आप जहाँ पे पढ़ोगे वहाँ पे उसका प्रोस्पेक्टस को देख के, कंपनी का प्रोस्पेक्टस में प्रोफाइल बताया जाता है, कंपनी कैसे ये कंपनी कैसा है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, कंपनी कैसे चल रहा है, तो उसको देख करके पब्लिक उसमें शेयर्स लगाता है। तो वो प्रोस्पेक्टस एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है, इन्विटेशन होता है कि पब्लिक को वो इन्वाइट करता है कि आप मेरी कंपनी में आके शेयर्स को लगाओ, इन्वेस्ट करो। सेकेंड, वैसे ही आप अगर देखोगे जैसे कि वो एक ऐप होता है ना मैरिटल वाला ऐप, जिसमें शादी.com, तो उसमें बहुत सारा प्रोफाइल रहता है लड़के लड़कियों का, जिसको प्रोफाइल को देख करके आप जाते हो उनके घर रिश्ता लेकर के, वैसे, ओके। डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन शॉप विंडो, जो दुकान का जो बाहर का जो बरंडा होता है, बाहर का जो एरिया होता है, वहाँ पे डिस्प्ले करता है जो गुड्स प्राइस के साथ, प्राइस टैग
प्राइस लिस्ट के साथ जो डिस्प्ले करता है गुड्स सबको, तो वो आपका इन्विटेशन टू ऑफर हो गया। एडवर्टाइजिंग ऑक्शन से जो मैंने आपको बताया ही हैरिस वर्सन निकलसन में बताया कि ऑक्शन से एक इन्विटेशन टू ऑफर जिसमें एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, जो असल है वो आप जाते हो, आप उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हो, आप जब जाते हो तो आप ऑफर देते हो। अब जरूरी नहीं कि उस ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलेगी, ठीक। तो कोटेशन ऑफ प्राइस प्राइस को कोट करना, जिसमें एग्जांपल आप केस लॉ ले सकते हो, वो हैरी वर्सेस फेसी का, ओके। तो ये था आज आपका कुछ टॉपिक जो अभी कंप्लीट हो गया, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ ऑफर लेके आऊँगे। तब तक आप अच्छे से पढ़िए एंड कीप स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स एंड कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।